ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव डिजीज़, ये इसी को बोलते हैं अपन थायरोटॉक्सिकोसिस या प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। तो बेसिकली ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी जो थायरॉयड ग्लैंड है उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली टर्म दी जाती है इसको ग्रेव डिजीज़। ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के। अब वो डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड कर सकता है। तो 3, सबसे पहले बात आती है कि आप एंटी थायरॉयड ड्रग लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कंटिन्यूएशन ऑफ एंटी थायरॉयड ड्रग। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि आप सबसे पहले मेडिसिन पे जाते हो, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अवॉइड, एक तो आप सर्जरी से बच जाते हो, दूसरा कि इसमें लेस रिस्क होता है आपकी लाइफ के लिए। थर्ड आता है कि आप ही सोच सकते हो कि जो मेडिसिन होती हैं उनको लेना थोड़ा सा कम कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू सर्जरी, आप कम पैसे उनमें देते हो, तो इकोनॉमिकल हो गया। तो 3 एडवांटेज हो गए इसके। तो कंटिन्यूएशन ऑफ एंटी थायरॉयड आर्टरी, एडवांटेज उसके क्या हो गए, अवॉइड सर्जरी से बच गए आप। तो दूसरी चीज़ लेस रिस्क है आपकी लाइफ के लिए उसमें, और थर्ड हो गया कि इकोनॉमिकल है। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या कि आपको मेडिसिन जो है वो बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। सेकेंड चीज़ होती है इसमें कि इसमें क्या होता है, आपका फीवर है, स्किन रैशेस आना, एग्रानुलोसाइटोसिस होना, ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। और तीसरा, रिलैप्स कर सकती है आपकी जो प्रॉब्लम है वो 1 से 2 साल मेडिसिन लेने के बाद भी फिर से आ सकती है, तो रिलैप्स हो सकती है। तो ऐसा 50% केसेस में देखा जाता है कि आपने एंटी थायरॉयड ड्रग ली, उसके 2-3 साल वो प्रॉब्लम आपको फिर से हो गई, तो रिलैप्स हो गई, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है इसके लिए। अब इसके इंडिकेशन, मतलब कब किस किस सिचुएशन में आप एंटी थायरॉयड ड्रग पे जाते हो। पहली चीज़, जब पेशेंट क्या है, पेशेंट नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, वो सर्जरी के लिए क्या कर रहा है, नहीं करवाना चाह रहा है, सीधी सी बात है। दूसरा है पोस्टपोनमेंट, आप सर्जरी को पोस्टपोन करना चाह रहे हैं कि अभी नहीं करवानी, हम देखना चाहते हैं कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपको पोस्टपोन करनी सर्जरी को, तो फिर ऐसा तो नहीं कि हम ट्रीटमेंट रोक देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, तो हम फिर एंटी थायरॉयड ड्रग। और तीसरा, रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, अब हम सर्जरी हमने करवा ली थी, उसके बाद भी यदि हमको थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव डिजीज़ की जो सिम्टम है या साइन आ रहे हैं, तो फिर आप दोबारा सर्जरी तो होनी नहीं है, अब क्या बचा सर्जरी में, आपने थायरॉयड ग्लैंड हटा दी, तो फिर उस केसेस में आप क्या करोगे, आप मेडिसिन लेना, मतलब एंटी थायरॉयड ड्रग लेना चालू कर दोगे। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास सर्जरी। अब सर्जरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है अपनी पार्शियल या सब टोटल बोल दो आप उसको, और एक होती है टोटल थायरॉयडेक्टोमी। तो अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं सर्जरी के, इन गुड हैंड्स परमानेंट क्योर टू द पेशेंट। इसमें क्या हो जाता है कि हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट क्योर हो जाता है, मतलब जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम थी उसको आपने पूरी तरह से हटा दिया। और इसमें आपका जो क्योर रेट होता है, मतलब आपके ठीक होने का जो एक रेट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। पर इसके भी डिसएडवांटेज हैं, ये एसोसिएटेड होती है आपकी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, मतलब इसमें आपको हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए या आपके पास और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँ, आपकी सिस्टमिक इलनेस और बढ़ जाएँ। दूसरा, इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने थायरॉयड एक्टोमी, आपने थायरॉयड ग्लैंड को हटा दिया। अब वो आपने पता है कि थायरॉयड ग्लैंड अपनी बॉडी में कितना फंक्शन करती है, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। और तीसरा, रिकरेंस होना, दोबारा भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर इंडिकेशन क्या क्या होती है, कब कब आप पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करोगे, एक जब कोई यंग पेशेंट है और वो एकदम फिट है सर्जरी करवाने के लिए, मतलब उसके वाइटल्स एकदम सही हैं, वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल है और इकोनॉमिकली भी बहुत बढ़िया है, तो एक तो यंग पेशेंट। दूसरा, टॉक्सिकोसिस विथ लार्ज गोइटर, अब गोइटर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा है। तीसरा, रेट्रोस्टर्नल गोइटर है, अब स्टर्नल के बैक साइड में रेट्रोस्टर्नल है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अदर मैनिफेस्टेशन, आपके रेस्पिरेटरी, कार्डियो, इनमें प्रॉब्लम करेगा। और तीसरा, चौथा जो है कि प्रेग्नेंट पेशेंट है कोई, तो उस केसेस में भी आप क्या करोगे, सर्जरी पे जाओगे। और तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब रेडियो आयोडीन कितना 150 माइक्रोक्यूरीज। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये बिल्कुल दोनों से अलग है, ना तो इसमें आपको सर्जरी करवानी है, ना ही आपको इसमें ड्रग देनी है, और बहुत इजी है और मोर कॉस्ट इफेक्टिव है ये। और इसमें आपकी कभी भी नर्व की पैल्सी, मतलब कोई नर्व डैमेज नहीं होती है, सीधी बात है ना, अब सर्जरी करोगे तो नर्व डैमेज होगी, ठीक है, तो नो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पैल्सी, ठीक है। अब इसके सबके डिसएडवांटेज रहते हैं, इसके भी डिसएडवांटेज हैं क्या, कि ये भाई आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हो इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीटस है उसकी लाइफ इफेक्ट पड़ेगा, उसको हो सकता है कोई कंजेनिटल, कोई जेनेटिक एनोमली हो जाए, ठीक है। और दूसरा, लैक्टेटिंग वुमेन को ही नहीं दे सकते हो, क्या पता जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसकी जो मिल्क है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी फर्क आ जाए। दूसरा,
परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि परमानेंटली हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, 10 से 15% ऐसे पेशेंट हैं कि टोटली वो हाइपोथायरॉयडिज्म में चले जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, एक्जर्वेशन ऑफ कार्डियक एरिथमिया। आपका जो कार्डियक एरिथम है ना, एरिथमिया हो चुकी थी, वो और ज़्यादा क्या हो जाए, फ्लेयर अप हो जाए और वर्सन हो जाए वो, ठीक है। पर इसके भी इंडिकेशन होते हैं, कब, एनी एज ग्रुप आफ्टर 25 साल के बाद कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। और ज़्यादातर अप्रोप्रिएट अपन का मानते हैं आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज। दूसरा, रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस, सर्जरी के बाद भी बार बार थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है आपका, तो उस केसेस में आप फिर रेडियो आयोडीन पे जाओगे। और तीसरा, पेशेंट क्या है, कार्डियक सिम्टम्स हैं उसको, पेशेंट थायरोटॉक्सिकोसिस का है और उसके साथ उसको कार्डियक सिम्टम भी हैं, तो उस केसेस में आप रेडियो आयोडीन, ठीक है। और फोर्थ जो आता है अपना लास्ट, स्मॉल टू मॉडरेट एनलार्जमेंट, उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, रेडियो आयोडीन 150 माइक्रोक्यूरी, मतलब ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये था अपना क्या, ग्रेव डिजीज़ का ट्रीटमेंट।